स्टूडेंट्स, आज का जो मैं वीडियो अभी बनाने जा रहा हूँ, ये वीडियो स्टूडेंट्स का काफ़ी रिक्वेस्ट आ रहा है। क्लास 8 के स्टूडेंट का कहना है कि सर आप हर क्लास के लिए वीडियो बना रहे हैं, तो क्लास 9 के लिए 8 के लिए क्यों नहीं बना रहे? उन लोगों का एक कन्फ्यूज़न है उस चैप्टर के लिए ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। चैप्टर का नाम है द रीचिंग ऑफ एज एडोलसेंस, यानी कि एडोलसेंस एज में क्या क्या होता है उसके बारे में उस चैप्टर में पूरी जानकारी दी गई है। इस चैप्टर को वैसे तो मेरे भाषा में हम एडोलसेंस नहीं कहते हैं, इसको हम द रीचिंग द एज ऑफ नॉनसेंस कहते हैं। नॉनसेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो एज होता है, इस एज में सेंस से ज़्यादा इमोशन काम करता है। सेंस काम करता नहीं है, ज़्यादा इमोशन काम करता है, इसीलिए इसे हम नॉनसेंस कहते हैं। जनरली आम बोलचाल की भाषा में हम कह सकते हैं कि द ट्रांजिशनल फेज फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड, roughly from age 11 to 19, when a person becomes capable of reproduction, यानी कि यह एक ऐसा उम्र है जो बचपना से निकलने के बाद जवानी की ओर बढ़ने के क्रम में 11 से 19 साल के उम्र में जब आपके बॉडी में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन काम करने लगते हैं, उसी एज को हम एडोलसेंस एज या एज ऑफ प्यूबर्टी कहते हैं। एज ऑफ प्यूबर्टी कहते हैं। बहुत से लोग इसे टीनेजर्स भी कहते हैं। अब टीनेजर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि आप देखोगे कि स्टार्टिंग तो होती है 11 से ही, लेकिन बहुत में 12 में हुई होती है, 13 में भी होती है, और 19 जाते जाते ये एज समाप्त हो जाता है। तो आप 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ये सारे अंकों में देख रहे हैं टीन टीन लगा हुआ है, लास्ट में सब में टीन है। तो इसी टीन के चक्कर में इसको टीनेजर्स बना दिया लोगों ने कि इसको हम टीनेजर्स कहते हैं। प्यूबर्टी द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ एडोलसेंस when sexual maturity is reached। अब इसमें होता क्या है? तो हम एक एक करके जैसे जैसे चेंजेस होते हैं इस एज में, शारीरिक, मानसिक एंड हार्मोनल, सबके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे हम पहले बात करते हैं होने वाले फिजिकल चेंजेस के बारे में। साथ ही साथ इसमें जो चेंजेस होते हैं, स्वाभाविक है कि रिप्रोडक्टिव चेंजेस भी होंगे, जिसको हम सेक्सुअल कैरेक्टर कहते हैं। इसमें दो तरह के सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं, एक प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं और दूसरा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं। उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। फिजिकल चेंजेस में देखोगे कि सडनली, अचानक से हाइट में ग्रोथ होने लगता है, यानी कि अचानक से आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन का सेक्रेशन ज़्यादा होने लगता है, जिससे
आपका ग्रोथ हाइट बढ़ने लगता है, यानी कि आपके बोन की लंबाई बढ़ने लगती है, आपके मसल्स टाइट होने लगते हैं, हिप एंड शोल्डर ब्रॉड होने लगते हैं। इस उम्र में बच्चे सबको देखोगे हाफ बाजू का टी शर्ट पहनेगा और हमेशा मसल्स दिखाएगा कि देखो मेरा कितना मोटा है, यानी कि बाइसेप और ट्राइसेप बढ़ने लगते हैं। आगे जो मसल्स ऐसे दिखाता है ना, दिस इज द बाइसेप, और पीछे के मसल्स को हम ट्राइसेप्स कहते हैं। साथ ही साथ जो है और क्या क्या होता है, तो बच्चों में खासकर मेल में बॉयज में एडम्स एप्पल बड़ा होने लगता है। एडम्स एप्पल यानी कि जिसे हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, वॉइस बॉक्स बड़ा होने लगता है और उसका जो वॉइस होता है वह भारी लाउड होने लगता है। साथ ही साथ सेकेंडरी जो सेक्सुअल कैरेक्टर होता है, जैसे अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन फेस, अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन फेस यानी कि चेहरे पे दाढ़ी और मूछे हल्की हल्की आनी स्टार्ट हो जाती है। फीमेल में, गर्ल्स में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट एंड अपीयरेंस ऑफ प्यूबिक हेयर आना शुरू हो जाता है। साथ ही साथ एडम्स एप्पल सिर्फ मेल में बड़ा होता है, फीमेल में बड़ा नहीं होता है, इसीलिए फीमेल का जो वॉइस होता है वह पतला और स्वीट होने लगता है। साथ ही साथ हाइट इसकी भी बढ़ती है, बट चेस्ट की जो ब्रॉडनेस है वो ना बढ़ के हिप की ब्रॉडनेस बढ़ती है। दूसरा ये तो हो गया फिजिकल चेंज। अब आ जाओ हार्मोनल चेंज। हार्मोनल चेंज में स्वाभाविक है कि इसमें हमारे बॉडी में जितने भी इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, तो इंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन का सेक्रेशन होने लगता है, क्योंकि प्यूबर्टी इज कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स। क्योंकि प्यूबर्टी जो है, प्यूबर्टी का जो एज है वो हार्मोन से ही कंट्रोल होता है, और जो हार्मोन इंडोक्राइन ग्लैंड से सेक्रेट होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वह पिट्यूटरी ग्लैंड, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड को ही हम मास्टर ऑफ ऑल ग्लैंड्स कहते हैं। सो जितने भी हमारे बॉडी में इंडोक्राइन एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं, उस सारे ग्लैंड्स का कंट्रोलिंग पावर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास होता है। सो पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करता है इस एज में सेक्स हार्मोन, जो मेल में टेस्टोस्टेरोन होता है और फीमेल में एस्ट्रोजन होता है। ये हार्मोन रिलीज होना शुरू होता है। अब जैसे ही टेस्टोस्टेरोन रिलीज होना शुरू हो जाता है, सेक्रेट होना शुरू हो जाता है, एस्ट्रोजन का सेक्रेशन शुरू हो जाता है। इस कंडीशंस में चूंकि दोनों ही सेक्स हार्मोन है, तो बॉडी में सेक्सुअल एक्टिविटी यानी कि गैमेट का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। यानी कि मेल में जो सेक्स गैमेट है स्पर्म, उसका फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, और फीमेल में ओवरी में ओवा का मैचुरेशन यानी कि वो भी मैच्योर होना शुरू हो जाता है ड्यू टू एस्ट्रोजन हार्मोन। फीमेल में एस्ट्रोजन हार्मोन काम करता है और टेस्टोस्टेरोन मेल में काम करता है। अब क्या है कि एस्ट्रोजन का जो की फंक्शन है, की टर्म्स है, उसमें सबसे बड़ा टर्म्स मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन एक ऐसा प्रोसेस है जो इस एज में गर्ल्स में स्टार्ट होता है। फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुएशन जब किसी गर्ल को होता है
उसे हम मीनार्क कहते हैं। उसे हम मीनार्क कहते हैं। दैट अ फर्स्ट इंस्टूरेशन इन अ लाइफ इज कॉल्ड मीनार्क। हो मेंस्ट्रुएशन क्या है? मेंस्ट्रुएशन होता क्या है कि जब आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ, आप रिप्रोडक्शन करने के लिए फिजिकली तैयार होते हैं, तो यूटेरस के अंदर इनर लाइनिंग के ऊपर एक शेड बनना शुरू हो जाता है। और वो शेड बनता इसलिए है ताकि अगर ओवरी से निकला हुआ एग अगर फर्टाइल होता है तो वह वहां पे आकर इम्प्लांट होकर डेवलप कर सके। लेकिन अगर फर्टाइल एग नहीं होता है तो एक टाइम पीरियड के बाद वो सेट वहाँ से टूटना शुरू होता है और ब्लीडिंग के रूप में बॉडी के बाहर आ जाता है। ब्लीडिंग के रूप में बॉडी के बाहर आ जाता है। इसी को हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। ये प्रत्येक महीने एक बार जब स्टार्ट होता है तो हर महीने ये पीरियड आता रहता है। इसी को हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। और ये साइकिल 28 डेज का होता है। प्रत्येक 28 डेज के बाद ये प्रोसेस रिपीट होता है और इसी को हम साइकिल कहते हैं। और ये पूरी उम्र तक चलता रहता है जब तक कि फीमेल का एज 45 टू 50 ना हो जाए। एट द एज ऑफ 45 टू 50 ये प्रोसेस जाकर बंद हो जाता है। और जैसे ही ये बंद होता है तो जैसे स्टार्ट हुआ तो उसे मीनार्क कहे, और जैसे ही ये बंद हुआ उसे हम लोग मीनोपॉज कहते हैं। उसे हम लोग मीनोपॉज कहते हैं, जो 45 टू 50 ईयर्स के एज में जाकर थोड़ा आगे पीछे प्रत्येक फीमेल के साथ ये घटना होती है। इस एज में होता क्या है कि इस एज में बहुत सारे फिजिकल, मेंटल एंड हार्मोनल चेंज बॉडी में होते हैं। वैसे कंडीशन में हमें इस एज में न्यूट्रिशन की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। यानी कि अगर हम बैलेंस न्यूट्रिएंट्स नहीं लेंगे तो इस एज में हमारा शरीर अच्छी तरह से काम नहीं कर पाएगा। दरअसल ह्यूमन के लाइफ में जीवन की 4 अवस्थाएं होती हैं। जब बच्चा छोटा होता है तो उसे बाल्यावस्था कहते हैं। उससे जब बड़ा आता है, जिसको एडोलसेंस एज कहते हैं, उसे किशोरावस्था कहते हैं। उससे ऊपर जब जाते हैं आफ्टर 19-20 ईयर्स के बाद तो उसे हम युवा अवस्था कहते हैं। और लास्ट में हम उसे वृद्धावस्था कहते हैं। और उसके बाद तो कहानी खत्म हो जाए। इसी एज में होता क्या है कि आपके बॉडी में जो स्वेट ग्लैंड्स एंड वाइल का जो ग्लैंड्स है वो ज़्यादा सक्रिय हो जाता है। तो देखोगे इस एज में, रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस यानी प्यूबर्टी एज में, शरीर से पसीने बहुत आते हैं। वाइल का सेक्रेशन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। स्वाभाविक है कि वाइल का सेक्रेशन और पसीना ज़्यादा निकलता है तो हमें अपने बॉडी को हाइजीन रखना पड़ेगा, यानी कि हमको साफ सफाई पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अगर साफ सफाई पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं तो हमारे बॉडी में जो पोर्स हैं जिससे हमारा स्वेट निकलता है बाहर, वो पोर्स में अगर वाइल आकर डिपॉजिट हो जाए, उस ग्लैंड्स के पोर्स में अगर वाइल आकर डिपॉजिट हो जाए तो वही डिपॉजिटेड वाइल्स जो है आगे चलकर एक्ने में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम लोग पिंपल्स कहते हैं। तो इस एज में देखते होंगे कि पिंपल्स या एक्ने अधिक, चाहे वो बॉय हो या गर्ल्स हो, सबके फेस पर इस तरह के पिंपल्स और एक्ने आते रहते हैं। जस्ट उसका कारण है कि डिपोजिशन ऑफ वाइल्स
excess deposition of oil in pores of sweat glands। इन स्वेट ग्लैंड्स के पोर्स में अगर ऑयल आकर डिपोजिट हो जाए तो क्या होगा, ऑयल सेक्रेट नहीं कर पाएगा और नतीजा होगा कि धीरे धीरे वहां पे ऑयल का डिपोजिशन होगा और वो क्या होगा, स्वेल हो जाएगा, यानी कि फूल जाएगा। और उससे फूले हुए पार्ट को हम लोग पिंपल्स कहते हैं। जब देखते हो ना अगर पिंपल्स को दबाओगे तो उसमें से येलोइश टाइप का एक माने जेली लाइक सब्सटेंस निकलता है, तो उसी को हम लोग एक्ने या पिंपल्स कहते हैं। साथ ही साथ इस उम्र में यूटेरस भी डेवलप करना शुरू हो जाता है। दैट इज अ प्राइमरी कैरेक्टर। यूटेरस भी क्या होता है, डेवलप करना शुरू हो जाता है। इस एज में से नो टू ड्रग्स, यानी कि ड्रग्स को नो कहना है, ड्रग्स नहीं लेना है। ड्रग्स का मतलब कोई भी ड्रग्स, समझ में आया, तो नो कहना है। इस उम्र में क्या है ना, हमने पहले क्या कहा कि इस उम्र को हम नॉनसेंस एज क्यों कहते हैं। इस उम्र को नॉनसेंस एज इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे इस उम्र में आपका इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, आईक्यू तो बढ़ता है, आईक्यू बढ़ता है, आपकी सीखने की क्षमता बढ़ती है, लेकिन आप जो है सेंस से नहीं इमोशन से काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं तुम लोग को एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि मान लो कि इस उम्र में किसी लड़का को किसी लड़की से प्रेम हो गया, ठीक है। लड़की 1 बजे रात को फोन करके लड़के को बोलती है कि मुझे अभी समोसा खाने की इच्छा है, अभी कहीं से भी मेरे लिए समोसा लेके आओ। क्या करेगा लड़का, तुरंत साइकिल मोटरसाइकिल ना होगा तो पैदल ही सही सारे शहर को छान मारेगा और कहीं से भी समोसा लेकर उसके लिए पहुंच जाएगा और कहेगा कि देखो हम तुमसे कितना प्यार करते हैं कि तुम्हारे लिए हम 1 बजे रात को भी समोसा ढूंढ कर ले आए। अब चलो, उसी लड़की से उस लड़के की कुछ सालों के बाद शादी हो जाती है। शादी होने के कुछ सालों के बाद अगर पत्नी 1 बजे रात को अगर पति को कहे कि हमको अभी समोसा खाने का मन करता है, तो क्या रिप्लाई आएगा, दिमाग खराब हो गया है, 1 बजे रात में समोसा मिलता है, पगला गई हो का, रहो कल ला देंगे, ये रिप्लाई आएगा। क्यों, उस समय तो 1 बजे तो रात को दौड़ के गए, अभी नहीं जा रहे, क्योंकि उस समय आपने सेंस से काम नहीं लिया, उस समय आपके सेंस पर इमोशन हावी था। और आज आप क्या है कि मैच्योर्ड हो गए हैं, आज आप इमोशनल नहीं कर रहे हैं, आप दिमाग से कर रहे हैं कि 1 बजे रात में कहीं समोसा मिलता है, नहीं जाएंगे। फॉर दैट रीजन वी कैन से दिस एज इज ऑल्सो नॉनसेंस एज। समझ में आ गया। इस एज में हमको हाइजीन इसलिए रहना चाहिए कि बहुत सारे हार्मोनल चेंज जो हमारे बॉडी में होते हैं, तो बहुत सारे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज भी या सेक्सुअल इन्फेक्टेड डिजीज भी हमारे बॉडी के ऊपर अटैक करते हैं, जैसे वायरल या बैक्टीरियल। वायरल डिजीज कौन कौन अटैक करते हैं, बैक्टीरियल डिजीज कौन कौन अटैक करते हैं, ये इसके बारे में मैंने तुम लोगों को ऑलरेडी पहले एक वीडियो में बता चुका हूँ। वायरस एंड बैक्टीरियल डिजीज, उस वीडियो में जाकर तुम लोग देख लेना कि कौन कौन से वायरल और बैक्टीरियल डिजीज होते हैं। एक तुम्हारे जो एनसीईआरटी के बुक में दिया है, एक डिजीज का नाम दिया है जिसका नाम है एड्स। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये है क्या, एक्वायर्ड मतलब क्या, ये बीमारी कोई आपको दिया नहीं या कोई पैथोजन से आपके पास नहीं आया। एक्वायर्ड माने आपने लिया है, आपने किसी से लिया है। एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी यानी कि आपकी जो बॉडी में रोग निरोधी जो क्षमता है उसको कमजोर करने वाली बीमारी,
syndrome. What difference between symptoms and syndrome? The group of symptoms is called syndrome. यानी कि बहुत सारे सिम्टम्स अगर एक साथ मिल जाए तो सिंड्रोम बन गया। नहीं तो एक मान लिया कि एक फीवर हुआ सिम्टम, खांसी हुआ सिम्टम, लेकिन ऐसी कोई लक्षण सिम्टम नहीं है जो तुम्हारे शरीर में नहीं हुआ है, वो है सिंड्रोम। तो इस बीमारी को सिंड्रोम इसलिए कहा गया कि इस बीमारी का होने के बाद, यानी कि इसका जो वायरल अटैक होता है, इसके जिस वायरस से ये बीमारी अटैक होता है उस वायरस को हम कहते हैं HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। स्टार्टिंग में इसको रेट्रो वायरस के नाम से जाना जाता था, बाद में यह HIV वायरस आ गया। पहले लोग समझते थे कि यह कैंसर का वायरस है, लेकिन बाद में होते होते अब ये एड्स की कहानी बहुत लंबी है, कहाँ से आया, फर्स्ट टाइम कहाँ से आया। तो आज इतना ही जान लो कि फर्स्ट टाइम कहाँ से आया, तो माने पूरे विश्व में कैपिटल ऑफ एड्स हम लोग कहते हैं अफ्रीका को, साउथ अफ्रीका को। साउथ अफ्रीका को एड्स का कैपिटल माना जाता है पूरा विश्व में। और इंडिया में अगर कहोगे तो इंडिया में सबसे पहले एड्स के केस आए चेन्नई में। कहाँ आए? चेन्नई में। इतना ही जानना, तुम लोग ज़्यादा इन डिटेल जानने की जरूरत नहीं है। तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये जो HIV वायरस है, ये वायरस आपके WBCs के T लिम्फोसाइट, जो कि हमने ब्लड का भी एक वीडियो डाला है जिसमें हमने T लिम्फोसाइट एंड B लिम्फोसाइट के बारे में इन डिटेल्स बताया है। तो ये वायरस T लिम्फोसाइट पे अटैक करता है और T लिम्फोसाइट को डैमेज कर देता है। और जैसे ही T लिम्फोसाइट खत्म तो एक मच्छर भी आदमी को हिजड़ा बना देता है वाली बात हो जाएगी। यानी कि कुछ भी नहीं तुम्हारे शरीर में बचेगा, किसी चीज से नहीं बच सकते हो। एक बच्चा भी आके तुमको बीमार कर जाएगा, एक मच्छर भी आके बीमार कर जाएगा, एक मक्खी आके बीमार कर जाएगा। यानी कि इतनी सारी बीमारी तुम्हारे शरीर में हो जाएगी कि तुमको ऊपर का टिकट कटना ही कटना है। इसीलिए इसको कहा जाता है एक्वायर्ड, मतलब लिया गया। और ये वायरस ट्रांसफर होता है सिर्फ और सिर्फ फ्लूइड एक्सचेंज होने से। किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति के बॉडी का ब्लड अगर किसी हेल्दी व्यक्ति के बॉडी के ब्लड से टच कर गया तो ये वायरस इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन के बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा। यानी कि फ्लूइड का चेंज एक्सचेंज जैसे हुआ, ये वायरस अपना रास्ता बना लेता है। और ये वायरस जो होता है, इसके पास अपना RNA होता है, जो जिसके शरीर पर जाता है, सबसे पहला अटैक जो करता है वह उसके जेनेटिक मटेरियल पर करता है। इसीलिए इस वायरस से बचना बहुत ही मुश्किल है। क्लियर? तो ये रहा इन शॉर्ट क्लास, मतलब शॉर्ट में तुम्हारे चैप्टर द रीचिंग ऑफ एज एडोलसेंस। बाकी अगर इसके बारे में इन डिटेल्स या कुछ भी और कुछ तुम लोगों को जानना हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना। हो सके तो मैं आंसर दे दूंगा, नहीं तो अगर कुछ लंबा रहा तो मैं उस पर एक दूसरा वीडियो डाल दूंगा जो तुम लोग देख सकते हो। तब तक के लिए चलो।